नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजगुरु कैंपस पर। जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही है उसमें कल वाली जो क्लास हमने खत्म की थी उससे आगे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जो होमोडोंट जो दांत हैं वो किसमें पाए जाते हैं। होमोडोंट दांत पूछा है, किसमें पाए जाते हैं। देखो, इसका जो हमारा आंसर होगा, जो होमोडोंट दांत है वो मछलियों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? मछलियों के अंदर पाए जाते हैं। होमोडोंट दांत किस में पाए जाते हैं? मछलियों में। ध्यान देना, एक तो होमोडोंट, ठीक है, एक होमोडोंट और एक एक्रोडोंट। होमोडोंट और एक्रोडोंट किस में पाए जाते हैं? मछलियों में पाए जाते हैं, होमोडोंट और एक्रोडोंट। स्तनधारियों में एक क्वेश्चन आता है, स्तनधारियों में, स्तनधारियों में, स्तनधारियों के अंदर कौन से दांत पाए जाते हैं? एक तो जो मोस्टली पाए जाते हैं स्तनधारियों में, डाइफियोडोंट। कौन से दांत पाए जाते हैं स्तनधारियों में मोस्टली? डाइफियोडोंट जो दांत हैं वो पाए जाते हैं किसके अंदर? स्तनधारियों के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा, थिकोडोंट भी पाए जाते हैं। दूसरा कौन से पाए जाते हैं? थिकोडोंट दांत भी स्तनधारियों में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। आगे चलते हैं। डियोडेनम, डियोडेनम खालिस्तान का भाग है। हमारे पास ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, अंडाशय और पित्ताशय। ठीक है, तो ध्यान देना, जो ये डियोडेनम है ये हमारे पास छोटी जो आंत होती है, ठीक है, स्मॉल जो इंफेंटाइन होती है, छोटी आंत का भाग होता है डियोडेनम। किसका भाग होता है? छोटी आंत का। अब ध्यान देना, एक इसका भाग होता है इलियम। एक इसका भाग क्या होता है? इलियम। जो डियोडेनम जो भाग होता है, ठीक है, डियोडेनम जो भाग होता है ये यू के आकार का होता है। किसके आकार का होता है भाई? यू के आकार का होता है डियोडेनम। और इसके अलावा जो भाग बच गया ना छोटी आंत का, उसको क्या बोला जाता है? इलियम बोला जाता है। इसके अलावा जो भाग बच गया उसको क्या बोला जाता है? इलियम बोला जाता है। अब ध्यान देना, छोटी आंत की जो लंबाई होती है लगभग 6 से 7 मीटर। इसके 6 से 7 मीटर इसकी लेंथ होती है। छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत की जो लेंथ होती है वो कम होती है। इसकी जो लेंथ होती है ये 1.5 मीटर के आसपास होती है। किसके लगभग होती है? 1.5 मीटर के लगभग होती है बड़ी आंत की। ठीक है, आया समझ में इतना? आगे चलते हैं। पाचन तंत्र में मौजूद रस, गैस्ट्रिक जूस, जो पाचन तंत्र में जो मौजूद होता है गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है। देखो, HCl, NaCl, KCl, HNO3 क्या आएगा? जो पाचन तंत्र होता है मौजूद में उसमें गैस्ट्रिक जूस जो होता है हमारे अमाशय में होता है, गैस्ट्रिक जूस स्टोमच में होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? पेट के अंदर हम बार बार पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। क्या पाया जाता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नोट कर लेना इसको, क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, दांत का एनेमल। अब यहां पर ध्यान देना, 2-4 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। एक तो जो दांत होते हैं, दांत का जो एनेमल, ये शरीर का सबसे कठोर, मानव शरीर का सबसे कठोर जो भाग होता है वो क्या होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांतों का एनेमल होता है। वो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, ध्यान देना भाई, जो एनेमल होता है ये सबसे ऊपर की परत होती है।
दांतों की सबसे ऊपर की, जो हमें दिखाई देते हैं सबसे कठोर भाग होता है, सबसे ऊपरी जो परत होती है वो क्या होती है, सबसे ऊपरी परत होती है एनेमल। उसके नीचे क्या होती है, ध्यान देना, 3 परत, सबसे ऊपर तो इनेमल होगा, उसके बाद की जो परत होती है दांतों में एनेमल के नीचे, ठीक है, नोट कर लेना, एनेमल के नीचे जो परत होती है उसको डेंटाइन बोलते हैं, और डेंटाइन के जो नीचे होती है उसको क्या बोलते हैं, पल्प बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, पल्प। ये क्वेश्चन यहां से ध्यान रखना। अब बात आती है कि एनिमल किसका बना होता है, कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट, किस चीज का बना होता है, जो एनिमल होता है वो किस चीज का बना होता है, ध्यान देना, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। एनिमल में जो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्या होता है, या किसका बना होता है, ज्यादातर कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम फोस्फेट का। कैल्शियम फोस्फेट कभी कई बार ये ना दे करके फॉर्मूला भी दे देता है, किसका, कैल्शियम फोस्फेट का जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना यहां से, क्योंकि कई बार कैल्शियम फोस्फेट हमारे पास आंसर में ना दे करके क्या देगा, फॉर्मूला दे देगा Ca3PO4 ट्वाइस, ये हमारे पास कैल्शियम फास्फेट का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये इतने क्वेश्चन यहां से ध्यान रख लेना। इनेमल कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है, सबसे ऊपर की परत होती है इनेमल, ठीक है, और डेंटाइन इससे नीचे की परत होती है, और डेंटाइन के नीचे कौन सी परत होती है दांतों में, जिसको क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड, अभी अभी बताया था, गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां भी क्या आ जाएगा, पाचन में मदद करता है, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिपीट क्वेश्चन है, इनको जल्दी जल्दी करते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है, कल भी क्लास में बताया था, प्राप्त ऊर्जा किसको मापा जाता है, जो शरीर में जो ऊर्जा मिलती है हमें भोजन से, या सबसे ज्यादा किससे मिलती है, वसा, फैट से, कल भी पढ़ाया था आपको, किससे मिलती है, फैट से। उसको किसमें मापा जाता है, कैलोरीज में मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, कैलोरीज। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सर्जित हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, पुनः विकसित। मानव शरीर में एक ऐसा अंग होता है जिसका हम कुछ भाग अगर मान लो डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको अगर काट करके हम अलग कर देते हैं तो वो दोबारा से अपने आप को उसी स्थिति में विकसित कर लेता है, यानी पूर्ण विकसित कर लेता है उसी तरह से। तो वो क्या आ जाएगा, देखो, तिल्ली, जिगर, दिमाग, अग्नाशय। तो क्या आएगा, देखो यहां आंसर आएगा जिगर। और जिगर क्या होता है, कल भी आपको बताया था मैंने कि यकृत ना दे करके क्वेश्चन में जिगर देता है, और कई बार क्या आएगा आपके पास, लीवर आ जाएगा, ठीक है। या तो इसको हम क्या कहेंगे, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है वो क्या आएगा भाई, यकृत, लीवर, या उसको क्या बोलते हैं हम, जिगर बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, ध्यान देना भाई, कंठ, जो हमारी जो गर्दन होती है उसमें सामने जो यहां पर ये दिखाई देता है, ठीक है, जो हम बोलते हैं, तो कंठ जिसको हम बोलते हैं को क्या कहा जाता है, तो कंठ किसके काम आता है हमारे शरीर में, बोलने से संबंधित है, तो इसको क्या कहेंगे हम, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, साउंड बॉक्स इसको कहेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, कंठ को क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है। 2016 के अंदर एनटीपीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं, सभी को पता है 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनमें से एक जीभ होती है जो किसके काम आती है, स्वाद, ठीक है, चखने के कारण, कोई चीज खट्टी है, कड़वी है, मीठी है, तीखी है, इसका एहसास हमें किससे होता है, जीभ से होता है। तो जीभ में कितनी कलिकाएं मौजूद होती हैं, देखो छोटे छोटे से जीभ के ऊपर आपने देखा होगा छोटे छोटे से ऐसे दाने से होते हैं, उभार से होते हैं,
ठीक है, वो क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, और ये लगभग औसतन जो होती हैं 2000 से 8000 के बीच स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जीभ के ऊपर। ठीक है, सारे अभी जो सीरीज में चल रहे हैं 2016 में पूछे गए थे एनटीपीसी के अंदर। अगला है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुख से गुदा तक खालिस्तान मीटर लंबा होता है। कितना मीटर लंबा होता है? जो मानव जो शरीर है उसका जो पाचन तंत्र होता है, वो पाचन तंत्र आपको मैंने कल भी बताया था, पाचन जो होता है हमारा वो कहां से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। मुख में लार होती है, उसके बाद ग्रास नली होती है, ठीक है, उसके बाद अमाशय होता है, अमाशय के बाद छोटी आंत आ गई जैसे, और छोटी आंत जैसे लास्ट में जो बचा हुआ जो भोजन आपको बताया था, जो शरीर में अवशोषित हो जाता है पचा हुआ, और जो अपशिष्ट होता है वो क्या होता है, शरीर में गुदा के मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो वहां पर हमारा क्या होता है, पाचन का अंत हो जाता है, यानी पाचन का जो लास्ट होता है वो छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पचता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। तो ये लगभग कितने मीटर होता है, ताओ भी कितने मीटर लंबा होता है हमारा पाचन तंत्र? अगर टोटल सभी भागों को मिला दें तो कितना होता है? 9 मीटर। कितना? 9 मीटर। कई बार ये ऐसे भी दिया इसने, तो लगभग याद रख लेना भाई 9 मीटर 30 फीट के बराबर हो जाएगा। कई बार मीटर ना दे करके ये यूनिट फीट में भी पूछ लेता है। और सबसे लंबा, अगर पाचन तंत्र का सबसे लंबा जो हिस्सा पूछे, लंबा जो भाग पूछे, तो वो क्या हो जाएगी हमारी? छोटी आंत हो जाएगी भाई। 6 से 7 मीटर के आसपास होती है छोटी आंत। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? सबसे लंबा हिस्सा हो जाएगा 6 से 7 मीटर। टोटल कितना बनता है? 9 मीटर के लगभग बनता है। ठीक है, आया समझ में इतना? आगे चलते हैं। भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये इन चीजों पर ध्यान दिया करो। एग्जाम में छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, इन पर ध्यान। जैसे कई बार किसी क्वेश्चन में नहीं लगा रखा होता है लास्ट में, ये नहीं बहुत गलती करवाता है। एक आसान सा क्वेश्चन गलत करवा देता है हमारा, एक आसान सा क्वेश्चन गलत करवा देता है। ठीक है, वो किसके कारण होता है? जल्दबाजी में पूरा क्वेश्चन ना पढ़ने के कारण। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से, ये भी चीज होती है कि एग्जाम में कैसे करें, क्या करें, घर आने के बाद सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, मेन दिक्कत कहां आती है? एग्जाम में, उस टाइम बाउंडेशन के अंदर। ठीक है, जब हमारे ऊपर एग्जाम का प्रेशर होता है, तब हम ये असत्य शब्द लगा दिया, नहीं शब्द लगा दिया, ये बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। भोजन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह एक अजैविक पदार्थ है, यह एक रासायनिक क्रियाएं देता है, यह एक जैविक पदार्थ है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। देखो सिंपल सी बात है, भोजन हम करते हैं तो शरीर को एनर्जी मिलती है। भोजन हम करते हैं तो शरीर को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, यानी कि ये हमारा बिल्कुल राइट है। दूसरा, यह देखो, अब ये दोनों ऑप्शन दिए इसने, एक ध्यान से देखना, एक अजैविक पदार्थ है, एक जैविक पदार्थ है। ठीक है, तो भोजन क्या होता है हमारा? जो हम भोजन करते हैं ये क्या होता है? एक जैविक पदार्थ होता है भाई। क्या होता है? जैविक पदार्थ। यह रासायनिक क्रियाएं देता है, तो मतलब जैविक है तो अजैविक तो नहीं होगा। तो यही हमारा क्या है? आंसर है कि ये हो जाएगा असत्य। अब यह क्या है? रासायनिक क्रियाएं देता है, यह आपका आंसर हो जाएगा, यह रासायनिक क्रियाएं देता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? आहार नली में भोजन जाता है। अब ध्यान देना, देखो ऑप्शनों पर समझा करो, ऑप्शनों का मतलब क्या है इस चीज का। देखो निष्कासन का मतलब होता है बाहर निकालना, निष्कासन का मतलब क्या होता है? बाहर निकालते हैं, तो यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारे को क्या कह रहा है? किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है, मतलब भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। तो देखो पाचन, पाचन तो ग्रहण करने के बाद होता है, ये भी नहीं आएगा। अब ये ऑप्शन हमें दिख रहा है कि अंतर्ग्रहण, मतलब अंतर्ग्रहण, हम किसी चीज को ग्रहण कर रहे हैं, तो यहां भोजन की बात करी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर अंतर्ग्रहण के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। आहार नली के बाद भोजन कहां जाता है? आहार नली जो है अंतिम हिस्सा वो आमाशय के अंदर खुलता है। आहार नली के बाद भोजन आमाशय में जाता है। आमाशय में भोजन का जो माध्यम है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, वो अम्लीय होता है। आमाशय में
जो भोजन का माध्यम वो कैसा बना दिया जाता है, अम्लीय, क्योंकि आमाशय में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसके कारण क्या होता है, भोजन का माध्यम अम्लीय बन जाता है, जो पचाने में सहायक होता है। भाई अम्लीय जो भोजन बनता है ना माध्यम, ये भोजन को पचाने में आसानी कर देता है। ठीक है, नोट कर लेना भाई। नेक्स्ट चलते हैं, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण। देखो संकुचन मतलब सिकुड़ना, संकुचन मतलब सिकुड़ना, प्रसरण मतलब फैलना। प्रसरण मतलब क्या बोलेंगे, फैलना भाई। अब ध्यान देना, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को खालिस्तान गति कहा जाता है। को क्या, कौन सी गति कहा जाता है, ध्यान देना भाई। जठर संबंधी गति से संबंधित पूछा है, नहीं हो सकता। दोलनी, दोलनी जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, पेंडुलम जो होता है उसमें दोलन वगैरह होता है, वो इससे संबंधित होगा। एक कर्माकुंचन और एक अनुशिथिलन, एक कर्माकुंचन और दूसरा इसने क्या बोला है, क्या बोला है, अनुशिथिलन। अब देखो फैलना, फैलना जो हमारे पास होता है, फैलना को क्या बोलते हैं, शिथिलन होता है भाई फैलना। ये शब्द जो हैं अलग अलग से, ये फैलना क्या होगा, शिथिलन। ठीक है, अनुशिथिलन क्या होगा, तो अनुशिथिलन क्या हो जाएगा भाई, संकुचन। लेकिन इसने तो इन दोनों को जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में पूछा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कर्मा कुंचन। कर्मा कुंचन मतलब कर्मानुसार फैलना और सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना, वो किसके अंतर्गत आएगा, कर्मा कुंचन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, टार लगा के नोट कर लेना। ठीक है, तो अनुस्थिलन क्या होता है, संकुचन, शिथिलन क्या होता है, फैलना। ठीक है, तो ये शब्द जो मैं लिखवा रहा हूं जो एक्स्ट्रा, इसमें इनको अच्छे से नोट करते रहना भाई। कौन सा मानव आहार नली का, मानव आहार नली का भाग नहीं है। देखो आहार नली जो होती है हमारी, ठीक है, यहां पर हमारा मान लो जो मुख होता है, मुख से शुरू होती है आहार नली, और यहां पर जो अमाशय जो होता है वहां पर जाकर खुलती है। तो ये क्या है, मानव आहार नली का भाग नहीं है, यानी आहार नली का भाग नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है, मतलब ये आपसे पूछता है आहार नली का भाग नहीं है, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा उसके अंतर्गत आती है आहार नाल, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित भाग कौन सा नहीं है। देखो मुख गुहिका आता है, पित्ताशय बताया था कल, ये भी आएगा। बड़ी आंत, बड़ी आंत भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होती है। वायु कोशिका, वायु कोशिका श्वास से संबंधित हो गई, वायु यानी श्वास से संबंधित हो गई, तो इसने नहीं पूछा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई हमारा राइट आंसर। ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे मुख गुहा हो गया, ठीक है, आहार नली होगी, पित्ताशय हो गया, बड़ी आंत हो गई, छोटी आंत हो गई, ठीक है, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, आहार नली हो गई। ठीक है, ये सारे भाग किसके अंतर्गत आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे चलते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, गिलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज। लार के अंदर ये पूछा है इसने कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। कल मैंने आपको बताया था लार में एक तो एंजाइम होता है टाइलिन, और टाइलिन जो एंजाइम होता है उसी को एमाइलेज बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, एमाइलेज कहा जाता है भाई। ठीक है, ध्यान देना प्यारे दोस्तों, टाइलिन जो हमारा एंजाइम होता है लार के अंदर पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। जो एंजाइम पाए जाते हैं लार में, लार सबसे पहला जो भोजन का पाचन शुरू होता है वो मुख में होता है, और मुख में किसके कारण होता है, लार जो भोजन को नरम बना देती है, भोजन के साथ मिलकर के उसको क्या बना देती है, नरम बना देती है। इससे क्या होता है, भोजन पचने में आसानी हो जाती है आगे जाकर के। तो एमाइलेज या टाइलिन, एक और एंजाइम पाया जाता है लार के अंदर, वो कौन सा होता है,
नोट कर लेना, दो एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोजाइम। दूसरा जो एंजाइम है हमारा वो लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो पाया जाता है किसके अंदर, लार के अंदर। एक टाइलिन, टाइलिन को ही क्या बोलते हैं, एमाइलेज। कंफ्यूज नहीं होना, एमाइलेज नहीं दे रखा हो तो टाइलिन दे देगा, टाइलिन नहीं देगा तो एमाइलेज दे देगा। और दूसरा क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम। अब इन पर थोड़ा सा ध्यान देना भाई, जो एमाइलेज है, जो टाइलिन है, जो एमाइलेज है, वो किसको किसको किस में बदलता है, ये क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट आता है। ये जो है मांड या जिसको स्टार्च बोलते हैं, मांड या जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं, उसको किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। किसमें बदल देता है ये एंजाइम, शर्करा में। शर्करा सरल रूप बन जाता है स्टार्च का, जो सरल रूप में परिवर्तित कर देता है, इसको किसमें बदल देता है, स्टार्च में। स्टार्च को शर्करा के अंदर परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आता है एक लाइपेज। लाइपेज भी इंपॉर्टेंट होता है भाई, लाइपेज भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। जो लाइपेज कल भी बताया था आपको, लाइपेज किससे भी निकलता है, अग्नाशय से। अग्नाशय से कौन से बताए थे, एक तो एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, तीन पढ़ाए थे कल आपको। तो जो लाइपेज है, ध्यान देना, जो हमारे पास ये लाइपेज है ये किसको किस में बदलता है, लाइपेज बताओ, वसा। लाइपेज जो वसा होती है, फैट जो होती है, उस फैट को किसके अंतर्गत बदल देता है, किस में बदल देता है, फैट को, वसाओं को फैटी एसिड के अंदर बदल देता है। वसाओं को किसमें, फैटी एसिड के अंदर बदल देता है। अब हमारे पास एक और रह गया, वो भी यहां पर नोट करवा देता हूं आपको, ट्रिप्सिन। क्या होता है, ट्रिप्सिन। ये किस काम आता है, प्रोटीन। ठीक है, ट्रिप्सिन ये किसके कारण काम आता है, प्रोटीन जो होता है हमारा, प्रोटीन को किसमें बदलता है भाई, प्रोटीन को, जल्दी बोलो, प्रोटीन को। एक तो पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, और दूसरा अमीनो अमल। अमीनो अमल दोबारा से सुन लेना, जो लार में टाइलिन और लाइसोजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन का काम होता है मांड या स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, लाइपेज का काम होता है वसा को फैटी एसिड में बदलना, ट्रिप्सिन यानी ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अमल। प्रोटीन, प्रोटीन, और यहां भी, यहां प्रो आ रहा है, यहां भी पो आ रहा है, तो इससे ध्यान कर लेना, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के अंदर बदलता है कौन है, ट्रिप्सिन। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। देखो दोबारा रिपीट होगा, टाइलिन किसमें पाया जाता है, अभी अभी बताया था, टाइलिन किसमें, लार में। उसमें क्या दे रखा था, एमाइलेज, पीछे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ये 2019 आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये देखना भाई, फिर ग्रुप डी में 2018 के अंदर ग्रुप डी में रिपीट हुआ क्वेश्चन। ठीक है, हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो हमारा पाचन होता है, पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको किस में बदल दिया जाता है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल दिया जाता है, ध्यान देना भाई, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदला जाएगा बताओ, ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज में, या अमीनो अम्ल में, या वसायुक्त अम्ल में। पाचन के बाद किस में बदल दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होता है, ग्लूकोज। अब यहां पर ग्लूकोज की बात आ रही है ना, तो ध्यान देना, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए मान लो कोई, ये क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछा जाता है कि कोई धावक है, ठीक है, उसको अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो वो किसका प्रयोग करेगा, ऑप्शन दिए होंगे आपके पास, कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे।
तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट नहीं आएगा, क्या आएगा? ग्लूकोज। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा और पाचन होने के बाद वो ग्लूकोज में बदलेगा और तब जाकर के क्या मिलेगा? हमें एनर्जी मिलेगी। तब जाकर के क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। इसलिए इंस्टेंट एनर्जी के लिए किसका? ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न पित्त के कार्य को खालिस्तान कहा जाता है। याद रखना भाई, पित्त के कार्य को, जो पित्त का क्या कार्य होता है? पित्त, ठीक है, भोजन के पाचन में सहायता होती है। पित्त कहां से निकलता है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, कहां से निकलता है? यकृत से निकलता है। कहां पर स्टोर, कहां पे होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है। कहां पर स्टोर होता है? ये पित्ताशय में स्टोर होता है। ठीक है और इसके कार्य को क्या कहा जाता है? पायसीकरण। आपने पढ़ा होगा, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, पायसीकरण। क्या पढ़ा होगा आपने? इमल्सिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? पायसीकरण। पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? पायसीकरण कहा जाता है। डायरेक्टली नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलते हैं। अग्नाशयी रस में मौजूद खालिस्तान एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अभी बताया था आपको, प्रोटीन को एमिनो एसिड में या पॉलीपेप्टाइड में ट्रिप्सिन, क्या बदलेगा? ट्रिप्सिन। एमाइलेज या टाइलिन, एमाइलेज या टाइलिन, क्या बताया था? रिपीट है क्वेश्चन, जल्दी बोलो। एमाइलेज या टाइलिन किसको? मांड को किसमें बदलता है? शर्करा में बदल देता है। लाइपेज, लाइपेज किसको? वसा को फैटी एसिड में बदलेगा। और पेप्सिन, पेप्सिन को भी ध्यान रखना भाई, ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसको भी नोट कर लेना। पेप्सिन किस में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। क्या? पेप्सिन। ठीक है, ग्रुप डी में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए भाई, इनको ध्यान करना। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका, अभी तो बताया था। पित्त की भूमिका, वसा का अवशोषण, वसा का पायसीकरण, वसा का उत्सर्जन, वसा का पाचन। तो पित्त, पित्त का कार्य क्या बताया था मैंने? पित्त की प्रक्रिया क्या है? पायसीकरण। पित्त का कार्य क्या बताया था आपको? पायसीकरण। और अभी इसने क्या पूछ दिया कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका, तो पायसीकरण की है यहां पर ऑप्शन, तो वसा का पायसीकरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वसा का पायसीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? देखो घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज कर रहा है, ये ग्रुप डी में आया तो इसने थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी। तो इन लैंग्वेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का बेनिफिट क्या है? यही फायदा है। जो एग्जामिनर घुमा फिरा करके जो लैंग्वेज देता है ना, वो लैंग्वेज हमें समझ में आ जाती है कि क्वेश्चन का आंसर वही होता है, क्वेश्चन भी वही होता है, लेकिन उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हम, जो लैंग्वेज ये बोलते हैं। पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? तो वही आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दंतवलक, दंत एनामेल किससे बना होता है? अब देखो यहां पर इसने दंतवलक बोल दिया, ब्रैकेट में दंत एनामेल लगा दिया। अगर ये नहीं लगाता तो कंफ्यूज हो जाते, अगर नहीं पढ़ा होता तो। दंतवलक किसका बना होता है? किसका आ जाएगा? क्या बताया था आपको? कैल्शियम फास्फेट। किसका आ जाएगा? कैल्शियम फास्फेट। फॉर्मूला बताया था CA3PO4 ट्वाइस, CA3PO4 ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। गले में खालिस्तान के छल्ले मौजूद होते हैं। गले में किसके छल्ले? अब ध्यान देना यहां पर, इसका आंसर जो आपका होगा वो उपास्थि। जो उपास्थि होता है वो शरीर का एक लचीला भाग होता है भाई। क्या होता है? लचीला भाग। शरीर में जहां पर भी लचीलापन आपको दिखाई दे या महसूस हो, वहां पर क्या पाया जाता है? उपास्थियां पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है? उपास्थि। ठीक है, क्या पाया जाता है? उपास्थि पाया जाता है। जैसे कान में हो गया, ठीक है, कान की हड्डियां वगैरह होती हैं, उनमें उपास्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कान हो गया, नाक हो गया, गला हो गया, ये क्या है? सॉफ्ट जो भाग है, ठीक है, वहां पर ये जो उपास्थि होता है, ये क्या होता है कि जो हमारे शरीर में एक सॉफ्ट जो भाग होता है वो होता है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट जो है, लार ग्रंथि से खालिस्तान एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि से खालिस्तान एंजाइम, देखो लार ग्रंथि से अभी बताया था, आपको पढ़ाया था, एमाइलेज क्या आ जाएगा, एमाइलेज, जो किसको, स्टार्च को शर्करा में। नेक्स्ट चलते हैं, मानव पाचन तंत्र में खालिस्तान से पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस बताया था, पित्त रस कहां से, यकृत या लीवर या जिगर, या क्या आ जाएगा, जिगर आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, जिगर आ जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है इस तरह सीरीज से तो कमेंट करके बताएं सभी, और हम इसको कंटिन्यू रखें फिर आगे, ठीक है। और ध्यान देना भाई, एक बात और, आरआरबी जो ग्रुप डी का है उसकी डेट आ चुकी है, ठीक है। थोड़ी देर में उसके लिए भी हम आपके लिए एक अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, क्लास को खत्म करते हैं, धन्यवाद।